अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू बच्चों? कैसे हो? सर्दियाँ कैसी जा रही हैं? ऑफ कोर्स जमा रही हैं। तो जहाँ भी कहीं हो आप, गुड मॉर्निंग। ओके, मेरी तो गुड मॉर्निंग है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो जिस टाइम पे भी आप इसको देख रहे हो। तो आज आप पढ़ने वाले हो मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है? तो सर्दी तो बहुत है, शायद आप लोग ये वीडियो गर्मियों में देख रहे हो। तो खैर, जब भी आप देख रहे हो मैग्नेटिक फ्लक्स आज आपने पढ़ना है। तो बच्चे, थोड़ा सा पीछे वाला जो आपका लेक्चर था उसको हम रिवाइज करते हैं। उसमें आपने पढ़ा था कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, यानी कोई भी कंडक्टर जिसके अंदर से करंट पास कर रहा हो, तो उसके इर्द गिर्द हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। यानी अगर ये कंडक्टर है आपका और इसके अंदर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यानी करंट पास कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस कंडक्टर के इर्द गिर्द कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड भी होगी ही होगी। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल होगी, यानी सर्कुलर लूप्स की फॉर्म में। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम यूज करते थे राइट हैंड। यानी जब भी आपका कोई कंडक्टर है उसके अंदर करंट पास कर रहा है, ठीक है, पास कर रहा है प्यारा सा, तो अब आपने देखना है कि इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो आपका जो कंडक्टर है उसको आप अपने राइट हैंड में कर्ल यानी पकड़ो इस तरह से कि आपका जो अंगूठा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हो। तो अब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगी। तो जो आपकी ये फिंगर कर्ल हुई होती है ना, ये वाली, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताती है। यानी ऐसे ऐसे होगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब वो मैग्नेटिक फील्ड तो है। अब आपको पता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने इलेक्ट्रिक चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, इसी तरह से जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके इर्द गिर्द भी ये इन्फ्लुएंस करती है सारी सराउंडिंग को। तो हम ये देखना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। बेसिकली अगर हम इसकी लाइंस बनाएं, ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते थे, तो अगर हम लाइंस बनाएं, ठीक है, अगर मैं ऐसे लाइंस बना दूं, ठीक है, ऑफ कोर्स ये ऐसी तो नहीं होगी, लेकिन खैर मैं अगर ऐसे बना दूं तो हम क्या करते हैं, इसके आगे एक परपेंडिकुलर सरफेस रख देते हैं, ठीक है। समझो एक कागज का पीस आपने ऐसे परपेंडिकुलर रख दिया, ऐसे ये सरफेस आपने रख दी। तो इस सरफेस में से परपेंडिकुलरली जितनी लाइंस गुजर रही है ना, वो इसका टोटल फ्लक्स होगा। कैसे? इसमें से परपेंडिकुलरली जितनी लाइंस गुजर रही हैं, अब उसको भी समझते हैं। पहले देखो, तो उसको हम इन लाइंस की तादाद को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। जैसे अगर आपके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, ये है आपकी फील्ड। अब चूंकि लाइंस जो है इसकी क्या है भला, इक्वी डिस्टेंस है ऑलमोस्ट, तो इसका मतलब है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। और अगर यहाँ पर एक सरफेस पड़ा है, ये वाला, अब आप देखो बेटा, इसके अंदर से ये लाइंस कितनी पास करेंगे, 1 2 3 और 4, तो इसका फ्लक्स कितना होगा, 4 4 वेबर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सरफेस बना दूँ, ठीक है, यानी कैसे, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सरफेस बना दूँ, ये वाला, तो इसके अंदर से कितनी लाइंस गुजर रही है, तो नहीं ना गुजर रही, सिर्फ ये वाली 1 2 3, तो इसके अंदर से फ्लक्स कितना होगा, 3 वेबर, यही होगा ना। या हम इसको क्या कह सकते हैं, 2 टेस्ला पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब फ्लक्स आपको अंदाजा हो गया ना कि परपेंडिकुलरली किसी सरफेस में से गुजरने वाली फील्ड लाइंस की तादाद को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अगर तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो हम इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है तो अब हम इसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे।
तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होगी? अब यहाँ से आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा, तो अब हम उसको लिख भी लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन होगी, जस्ट अ मिनट, number of field lines, number of magnetic field lines passing perpendicularly through a surface। अब बेटा एक और बात, यहाँ पर सरफेस में और एरिया वेक्टर में आपको फर्क करना आना चाहिए कि ये दोनों चीजें जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अगर आपके पास ये सरफेस है, ठीक है, ये वाली, ये है आपके पास सरफेस, तो आपको क्या लगता है इसको हम कहेंगे सरफेस, ये ऐसे पड़ी है यानी ऐसे, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा ना वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, और ये परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर, यानी इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड यानी नॉर्मल, और डायरेक्शन आपकी मर्जी होती है, अपवर्ड ले लो डाउनवर्ड ले लो, यानी अगर तो ये प्लेन सरफेस है उसके लिए तो आपकी मर्जी है, यानी अगर ये 2D है तो फिर ऊपर ले लो नीचे ले लो, लेकिन अगर कोई क्लोज सरफेस है जैसे क्यूब, ठीक है, अगर ये इस डायरेक्शन में ये है ऐसे, तो फिर ये देखो कितनी सरफेसेस बन गई इसकी, एक ऊपर वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, आगे वाली, पीछे वाली, तो फिर आपने यहाँ पर जो एरिया वेक्टर लेना होता है ना वो अपवर्ड ही लेना होता है, वो आप अंदर की तरफ नहीं ले सकते, ठीक है, ये इसका ये होगा, इसकी ये डायरेक्शन, इसकी ये नीचे वाला जो है उसकी ये डायरेक्शन होगी, ये वाला जो होगा उसकी ये डायरेक्शन होगी, ये वाला जो इधर वाला होगा उसकी कैसे बनाऊंगा, ये वाली डायरेक्शन होगी, यानी बाहर की तरफ आपने बनाना है, सही है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अब आपने क्या करना है, तो फ्लक्स की डेफिनेशन भी हमने देख ली, कॉन्सेप्ट भी देख लिया, अब हम ना इसका फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। फार्मूला बनाने के लिए अब देखो यहाँ पर बेटा पहले ही मैंने देखा कि जब एरिया ज्यादा था तो फ्लक्स भी ज्यादा था, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन जैसे ही मैंने एरिया कम कर दिया फ्लक्स और कम हो गया। अगर मैं इससे भी बड़ा एरिया बना दूं, ठीक है, लेट मी शो यू बाय मेकिंग इट, बाय ड्राइंग इट, यानी अगर मैं इससे भी बड़ा एक एरिया बना दूं जो जिसकी लेंथ इतनी हो, यानी उसका एरिया, तो इसके अंदर से सारी लाइन ही पास कर रही हैं, 1 2 3 4 5 6, तो फ्लक्स कितना हो गया 6 वेबर, ठीक है, 6 वेबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जितना बड़ा एरिया फ्लक्स उतना ज्यादा। तो यहाँ से आप फ्लक्स जो होता है ना उसकी सिंबल होती है क्या भला, सिंबल होती है उसकी ये वाली, अब इसके साथ आप बी लिखते हो क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता तो आप बी लिख देते। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा फ्लक्स। अब एक और बात देखो, अगर यहाँ पर फील्ड जो है वो इतनी है, अगर मैं एरिया एक जितना रखूं, सही है, देखो मैं दो एरियाज बनाती हूँ यहाँ पर, यहाँ पर तो हमने सिर्फ फॉर्मूला ही करना है, ठीक है, यहाँ पर हम फार्मूला ड्राइव करेंगे, इधर वाली साइड पे मैं एरिया बनाती हूँ, ठीक है, दो एक बराबर जितने जितने, ये आपके बराबर के दो एरियाज हैं। ऐसे चलो थोड़ा बड़ा हो गया ये वाला, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ओके।
अब मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों का डिफरेंट लगाती हूँ। कैसे? देखो, अगर यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दूँ, ये है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा वीक लगाती हूँ, तो क्या होगा? अब देखो, जब ज्यादा फील्ड थी तब फ्लक्स कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 7 वेबर्स। ये टेस्ला मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर फील्ड जो है वो कमजोर थी, तो यहाँ पर 4 वेबर हुआ। तो इसका मतलब है कि फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है किस पे? मैग्नेटिक फील्ड पे भी। ठीक है, अच्छा, दो चीजें हो गई। यानी अगर हम इसको जोड़ें तो यानी ए बी, लेकिन एक तीसरी चीज भी तो है। यानी अभी आपकी बुक में जो फार्मूला है वो तो है आपके पास क्या? वो तो है आपके पास फाई बी इक्वल टू ए डॉट बी, यानी ए बी कॉस थीटा है। कॉस थीटा कहाँ से आएगा? उसको समझने के लिए ना देखो बच्चे, एक बार, अब यहाँ पर तो ये पहले से मैंने परपेंडिकुलर ही बनाए हुए हैं, यानी पहले से ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अच्छा, ये सरफेस की बात हो रही है, परपेंडिकुलर है। एरिया और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, देखो एरिया जो है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में नहीं है, और यहाँ पर भी एरिया वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन ये है। तो इसका मतलब ये है कि सरफेस के परपेंडिकुलर हो, लेकिन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में हो। फील द डिफरेंस, ओके? सरफेस और एरिया में आपने कंफ्यूज नहीं होना। सरफेस जो होता है वो उसकी डायरेक्शन ये है, और एरिया जो है, एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अगर ये सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड अगर वैसे यानी बाय नेचुरल जैसे आपको दिया हुआ है, अगर वो परपेंडिकुलर ना हो तो क्या हो? जैसे अगर मैं यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी उसी डायरेक्शन में बनाती हूँ मैं, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड को भी हमने चेंज नहीं करना। देखो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाली, ठीक है? लेकिन अगर क्या हो कि आपका जो सरफेस एरिया है बजाय सीधा होने के यहाँ पर किसी एंगल पे पड़ा हो, ऐसे ऐसे पड़ा हो, तो अभी क्या होगा? अभी आपका सरफेस एरिया इस डायरेक्शन में हो गया। ये तो मसला हो गया। मसला ये हुआ कि अब आपने क्या करना है? अब आपने इसको पैर इसके कंपोनेंट्स में ड्रॉ करना है, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर नहीं है। हमने तो कहा था कि सर वो लाइंस लेनी है जो परपेंडिकुलर हो। तो अब आपने करना क्या है? अब आपने करना ये है कि इसको इसके कंपोनेंट्स में तोड़ दो। कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ना है? देखो, ये होगा इसका एक्स कंपोनेंट, यानी समझो ये एरिया है। मैं इसको लिख भी देती हूँ, लिखना जरूरी है, ठीक है? तो कंपोनेंट्स में कैसे ड्रॉ रिजॉल्व होगा? ये इसका एक्स कंपोनेंट हो गया, ओके, और ये इसका वाई कंपोनेंट हो गया, ठीक है? अब देखो बेटा, ए वाई जो है वो तो फ्लक्स में कोई हिस्सा नहीं डाल रहा, सिर्फ ए एक्स है जो इसमें हिस्सा डाल रहा है, ठीक है? फ्लक्स में हिस्सा डाला। हमने क्या कहा था कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलरली पास होना चाहिए। तो अभी बात यह है बेटा कि यहाँ पर बजाय एरिया के आप यहाँ पर यूज करोगे फ्लक्स। बी तो वैसे का वैसे ही आ गया, चलो, और साथ में ए की जगह पर ए कॉज थीटा आएगा। ऐसे ही होगा ना, ए एक्स आएगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉज थीटा होता है। तो अब हमने क्या करना है? एक और इसी से रिलेटेड हम एक और ले लेते हैं केस। उसमें हमने क्या करना है? उसमें हमने करना ये है कि एरिया जो है वो सीधा रखना है, सरफेस जो है वो सीधी रखनी है, ऐसे।
क्या हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी एंगल पे आ रही हो, यानी ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा आपको परपेंडिकुलरली दिया जाए, एंगल पे देंगे। इनफैक्ट न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उसमें अक्सर ही जो फील्ड होती है वो किसी एंगल पे होती है। समझो फील्ड इस एंगल पे आ रही है, ठीक है, मैं एक ही बनाऊंगी, ज्यादा नहीं बनाऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब समझो ये बी है, ये एंगल पे आ रही है। अब आपने क्या करना है, इसको भी इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लो। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला एक्स के अलोंग बी एक्स, और वाई कंपोनेंट क्या होगा इसका, ये वाला, ठीक है। तो अभी जो y वाला है वो तो कोई हिस्सा नहीं डाल रहा, सिर्फ और सिर्फ x वाला हिस्सा डाल रहा है। y की जगह पे, y की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यानी ये फ्लक्स में कोई हिस्सा नहीं डाल रहा। तो अभी यहाँ पर आप फ्लक्स के लिए जो लिखोगे, यानी जो वैल्यू लिखोगे वो होगी फ्लक्स b इज इक्वल टू a, तो वैसे का वैसे आ जाएगा क्योंकि वो सीधा ही है, और साथ में क्या आ जाएगा b cos थीटा। समझ आ गई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से cos थीटा आ गया इन दोनों से। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, अब आपको पता है कि ए बी cos थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है डॉट प्रोडक्ट के बराबर। तो यहां से आप फ्लक्स को लिख सकते हो ए डॉट बी। समझ आ गई, यानी फ्लक्स बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अच्छा जी, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया है फ्लक्स का। अब चूंकि ये है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट किस किस की है, डॉट प्रोडक्ट है एरिया वेक्टर और साथ में मैग्नेटिक फील्ड की। तो इस वजह से इसका मतलब है फ्लक्स क्या है, स्केलर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ली जाती है तो जो आंसर आपके पास आता है वो स्केलर होता है। तो इस वजह से एक मिनट, तो फ्लक्स क्या है, इज स्केलर क्वांटिटी ओके। फ्लक्स जो है वो बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है। अब बात आती है इसके यूनिट की, तो यूनिट के लिए आप इसको यूज करो, देखो फ्लक्स का एरिया बराबर होता है मीटर स्क्वायर के, और बी बराबर होता है किसके, यानी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, पीछे मैंने गलत लिखा हुआ, अच्छा हाँ यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, ये तो प्लस है, खैर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर ये भी हो सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पर जो यूनिट होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो होता है बेसिकली न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, यानी टेस्ला बराबर होता है किसके, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये माइनस हो जाएंगे, तो न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब आपके पास दो यूनिट आ गए हैं, अभी तीसरा भी आना है, रुक जाओ। एक ये यूनिट है टेस्ला मीटर स्क्वायर, दूसरा है ये वाला न्यूटन मीटर पर एम्पियर, और तीसरा होता है आपके पास वेबर, ओके, ये वाला। तो तीन यूनिट आपके पास आ गए। अपनी मर्जी से जिसकी शक्ल आपको ज़्यादा अच्छी लगे, जिसको याद करना ज़्यादा इजी लगे, उसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब फ्लक्स वाली कहानी जो है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके इर्द गिर्द क्या होती है, उसके इर्द गिर्द होती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और हमेशा बेटा याद रखना एक बात, ये आपको काम आएगी कि हमेशा करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल जो होता है वो 90 का होता है, ठीक है, ये याद रखना, ओके। एंगल जो होता है वो 90 का होता है। अभी डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, मैं एंगल की बता रही हूँ। हमेशा जो करंट
और मैग्नेटिक फील्ड होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, 90 के एंगल पे होंगे। कोई आपसे पूछ सकता है, या कोई भी जनरल नॉलेज के लिए। चलो अच्छा, तो हमने देखा कि हर करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड यूज करते हैं। करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रख के करंट अपने कंडक्टर को पकड़ लो, और आपकी जो कर्लिंग फिंगर होंगी ये वाली, वो आपको किस बारे में बताएंगी, वो आपको बताएंगी कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। उसके बाद हमने देखा कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स क्या होता है, पर किसी भी सरफेस में से परपेंडिकुलरली गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद को, क्या, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलरली गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम फ्लक्स की तादाद को हम फ्लक्स कहते हैं। फिर हमने इसका फार्मूला बनाने के लिए क्या किया, अच्छा फार्मूला बनाने के लिए हमने किया ये कि हमने देखा कि फ्लक्स जो है वो एरिया पर डिपेंड करता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। फिर हमने ये भी देखा कि जब वो किसी एंगल पर हो तो फिर फ्लक्स जो है वो एंगल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अच्छा, एक बात और जो रह गई थी वो ये थी कि आपका फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, ठीक है, उसको भी साथ ही निपटा लेते हैं। क्या है जी, व्हेन फ्लक्स इज मैक्सिमम, ठीक है। अब आपको पता है कि फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है। फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई बी इक्वल टू ए डॉट बी, यानी ये होता है ए बी कॉज थीटा। अब थीटा क्या होता है, थीटा होता है बेसिकली, देखो कौन सा पकड़ूं, ये पकड़ लो, ठीक है। अब देखो थीटा होता है बेसिकली एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर के दरमियान में एंगल। हमेशा क्या आपने ये वाला नहीं लेना, यहाँ पे तो 90 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सरफेस को ही एरिया वेक्टर यानी सरफेस वेक्टर, सरफेस की जो डायरेक्शन होती है वही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ले लेते हैं। बेशक सरफेस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेकिन सरफेस वेक्टर जो है वो क्या है, इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी है इस डायरेक्शन में। तो इनके दरमियान में एंगल कितना होगा, 0। या समझ आ गई ना, हमेशा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में आपने एंगल देखना है। तो जब ये एंगल 0 होगा, जैसे ये डायरेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर जब ये एंगल 0 होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। व्हेन थीटा बिटवीन ए एंड बी इज 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू ए बी कॉस 0, कॉस 0, तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया ए बी, ओके। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम होगा। अब ये मिनिमम कब होगा, मिनिमम तब होगा जब एंगल 0 हो, ठीक है, व्हेन फ्लक्स इज मिनिमम, फ्लक्स इज मिनिमम। तो मिनिमम ये कब होगा, जब एंगल आपका 90 हो जाएगा। यानी कैसे, कि आप अगर ये एरिया वेक्टर ऐसे है अपवर्ड डायरेक्शन में, और मैं इस पर फील्ड लगा दूं ऐसे, ठीक है, इन दिस वे, तो ये एंगल कितना हो गया, एरिया वेक्टर अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो गया, 90। समझ आ गई। तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, फाई बी इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्रीज, और ये 0 हो गया, तो फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स भी 0। अच्छा जी, अब आपके पास एक एग्जांपल है, वो आपने सॉल्व करनी है, तो हम पेज पलटा लेते हैं। ओके, लेट्स सी, आपकी जो एग्जांपल है हम वो कर लेते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो पड़ी है किसी भी खास रीजन में 40i माइनस 18k, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। कह रहे जो आपका एरिया है वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का, और वो एक्स वाई प्लेन में फ्लैट पड़ा है। वो मैं बताती हूँ कैसे, देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर, ये सेंटीमीटर जो होता है ना 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर के बराबर होता है।
तो ये स्क्वायर आ जाएगा पूरे का। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब वो कहते हैं कि ये पड़ा कैसे है, एक्स वाई प्लेन में फ्लैट पड़ा है। यानी अगर ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स ये वाई, तो आपकी जो एरिया पड़ा है वो कुछ ऐसा है। सही है। तो इसका मतलब है कि उसका एरिया की यानी सरफेस तो इस डायरेक्शन में है, तो एरिया कहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा ना। कैसे बनाओगे इसको, ऐसे। हाँ, और बाहर वाली साइड पे क्या होगा, जी डायरेक्शन ऑफ कोर्स। और यहाँ पर यूनिट वेक्टर क्या होगा, के। तो इसके साथ आप क्या लगाओगे, के। समझ आ गई। अब आपको पता है कि फ्लक्स किसके बराबर होता है, फ्लक्स बराबर होता है ए और बी के डॉट प्रोडक्ट के। तो फ्लक्स बी बराबर होता है बी डॉट ए के। अब आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा आपके पास 40i माइनस 18 के। जे वाला नहीं है तो वहां पे बेशक आप जे भी लगा लो, कोई मसला नहीं है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ के। ओके। अब अच्छा आपको पता है ना कि डॉट प्रोडक्ट में आई वाला आई वाले से मल्टीप्लाई होता है, जे वाला जे से, के वाला के से। अब देखो यहाँ पे आई वाला तो कोई है नहीं, यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 40i प्लस 0j माइनस 18k, लिख सकती हूँ ना। तो इसी तरह आई ये के वाला है तो 0i प्लस 0j प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ के। अब होगा क्या कि अब जे वाले को जे वाले से, आई वाले को आई वाले से, तो ये आई वाला 0 हो जाएगा, जे वाला भी 0 हो जाएगा, के वाला क्या हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा माइनस 5 8 पर 40, 5 1 पर 5, 5 4 9, और साथ में मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, यानी ये 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ वेबर। यही आंसर है। ये आपके पास आंसर आ गया। अब बेटा ये आपका फ्लक्स जो था वो तो उसकी कहानी तो खत्म हुई। इसके बाद आपने पढ़ना है एम्पेयर लॉ। ठीक है। अब एम्पेयर लॉ किस लिए यूज होता है बेसिकली, तो ये एम्पेयर लॉ जो है वो यूज होता है बेसिकली किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। अब किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने से क्या मुराद है, उसका मतलब ये है कि समझो आपके पास ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ओके, ये आपके पास कंडक्टर। अब इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी होगी ऑफ कोर्स, कुछ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अब अगर आप चाहते हो कि ये पॉइंट है P, इसके ऊपर पता चले कि यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके लिए एम्पेयर लॉ जो होता है वो आपकी हेल्प करता है। अच्छा जी, अब आपकी बुक में एक तो बस इस लॉ को प्रूव करके दिया हुआ है, दूसरा सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका आपको बताया हुआ है। लेकिन जो न्यूमेरिकल है वो आपको इनफाइनाइट करंट की वजह से भी दिया हुआ है, तो हम उसका फार्मूला भी डिराइव करेंगे। ठीक है। अभी के लिए आप देखो कि जब भी एम्पियर लॉ आपने लगाना है, बेसिकली मैं लॉ बता देती हूँ आपको क्या होता है। वो बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी डेल एल, यानी कंडक्टर की लेंथ का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है म्यू नॉट करंट इनसाइड। अब करंट इनसाइड का क्या मतलब होता है, यानी अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो क्या होगा कि होगा ये कि आप इसका डॉट प्रोडक्ट लो लेंथ के साथ, समेशन भी है साथ में। ओके। और वो बराबर होगा म्यू नॉट, इसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और साथ में है करंट।
जब भी आपने एम्पियर लॉ लगाना है तो कुछ कंडीशंस जो हैं अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो फिर आपका जो एम्पियर लॉ होता है वो लगाना ज़्यादा इजी हो जाता है। लेकिन इसको लगाने का तरीका क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी चीज़ है जिसके इर्द गिर्द आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो पहले ये आपके पास कंडक्टर है लॉन्ग। आप क्या करो, समझो ये पॉइंट P है, इस पर आपने फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो सिंपली आप क्या करो कि यहाँ पर इस पॉइंट को छूता हुआ एक शक्ल जो है, जैसे आप गॉसेस लॉ में गशियन सरफेस को कंसीडर करते थे, वो कंसीडर कर लो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल की फॉर्म में कोई भी आप शक्ल कंसीडर कर सकते हो, लेकिन वो सिमेट्रिकल हो तो ज्यादा अच्छा है। और ये जो लूप आपने ली है ना, इसकी डायरेक्शन भी अपनी मर्जी से कोई भी डायरेक्शन जो है वो आप कंसीडर कर लो। ठीक है, जैसे मैं ये वाली कंसीडर कर लेती हूँ, ये वाली। ठीक है, ये आप शक्ल कंसीडर कर लो। अब लूप की डायरेक्शन में क्या होगा कि अपनी राइट फिंगर जो है, राइट हैंड की फिंगर्स जो है उसको कर्ल कर लो। ठीक है, ऐसे। अगर तो करंट की डायरेक्शन, ठीक है, अगर तो करंट की डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन के सेम हो तो फिर वो करंट पॉजिटिव ले लो, अदरवाइज नेगेटिव ले लो। लेकिन यहाँ पर तो है ये करंट ना, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम की जरूरत भी नहीं है। सही है, अब आपने करना ये है कि इस लूप को छोटी छोटी लेंथ्स में तोड़ लो। ठीक है, डिवाइड कर लो, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं इतनी सी लेंथ लूँ डेल्टा एल, और इस लूप की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को ले लूँ B1, इसी तरह इसको ले लूँ डेल्टा L2, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ले लूँ B2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर एक लेंथ ले लूँ, यानी आपने पूरी लूप जो है इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम कर लेना है डेल्टा एल वाली। ठीक है, और इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी देख लेनी है। सही है, अब लेंथ की ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड की देखो, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड ले लो, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाओगे, देखो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन है ना मैग्नेटिक फील्ड की, लूप इस डायरेक्शन में, यानी लेंथ जो है वो इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। एंगल 180 ले लो, 180 भी 1 नहीं होता, सॉरी कॉज 180 जो होता है वो -1 होता है। अच्छा, लेकिन खैर अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लूप जो है उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में ले लेते हैं। चलो ऐसे, फर्क वैसे भी कोई नहीं पड़ना था, लेकिन खैर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लेंथ ले लेते हैं इस तरह से। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और लेंथ की डायरेक्शन भी यही है, तो एंगल कितना होगा, एंगल होगा 0। अब इससे ये होगा कि आपका cos थीटा जो है वो खत्म हो जाएगा। सही है, अब कुछ कंडीशंस जो है वो मैं आपको बता रही थी, वो सेटिस्फाई हो तो ये एम्पियर लॉ जो है वो लगाना ज्यादा इजी हो जाता है। अब वो 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन के अंदर होता यूजफुल ये हर जगह पर ही है, लेकिन अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो लगाना इजी हो जाता है, क्योंकि फिर आपकी कैलकुलेशंस जो हैं वो आसान हो जाती हैं। अब पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना ये लूप की टेंजेंशियल होनी चाहिए, टेंजेंशियल, नॉन जीरो एंड कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लूप जो है वो बी जो है वो इस डायरेक्शन में, और ये जो आर है वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, हर पॉइंट पर ये टेंजेंशियल ही है ना, और चूंकि ये यहाँ पर कांस्टेंट है और ये दायरा जो है वो इस करंट के कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द है, तो इसका मतलब है कि इसका फासला जो है, इस लूप का फासला इस कंडक्टर से सेम है, तो इस पूरी लूप में एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ऐसा ही है, यानी कांस्टेंट भी है और नॉन जीरो भी है। दूसरी कंडीशन क्या होती है,
दूसरी कंडीशन क्या होती है कि बी जो है वो लेंथ के नॉर्मल हो जाए। इससे क्या होगा कि वे बी डॉट एल खत्म हो जाएगा और आपके पास आ जाएगी वैल्यू। या फिर तीसरी ये है कि बी जो है वो खत्म हो जाए। फिर हम यहाँ पे वापस आते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि सारी जो लूप है इसको आपने छोटी छोटी लेंथ में कन्वर्ट करा लिया। कन्वर्ट कराने के बाद आपने देखा कि बी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में एल है। तो अब आपने क्या करना है कि इस पूरी लूप को एड अप कर देना है। कि अगर आप डॉट प्रोडक्ट लोगे बी डॉट डेल एल, वो किसके बराबर होगा? बी की मैग्नीट्यूड डेल्टा एल की मैग्नीट्यूड, और ये देखो मैंने बाद में लगा दिया, और साथ में कॉस थीटा। अब चूंकि सेम डायरेक्शन में है, अब ये एक जो लेंथ है ना आपकी इतनी सी, ये इसके लिए है। अगर आप पूरी लेंथ की जो लेनी चाहो तो फिर क्या होगा कि जितना पार्ट्स में आपने इसको तोड़ा है उनको दोबारा जोड़ दो, यानी इनको आप जमा कर दो। कैसे आएगा? बी डॉट डेल्टा एल 1 प्लस, यानी पहली लेंथ का, फिर दूसरी लेंथ का, तीसरी लेंथ का, चौथी लेंथ का। बी डॉट डेल एल 3, इसी तरह से आपने चलते जाना है। अब आपको पता है कि इन सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, उनको सम करने के लिए हम समेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आ गया समेशन बी डॉट डेल्टा एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, और यहाँ पर भी म्यू नॉट आई इनसाइड। ठीक है। अब ये जो म्यू है इसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷, और साथ में आता है वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। ओके। अब ये तो हो गया आपके पास लॉ। अब आपने सोलेनॉइड के लिए फाइंड करना है। तो अब आपको पता है कि सोलेनॉइड जो होती है ना बेसिकली स्प्रिंग की फॉर्म में होती है, यानी हम अगर बनाना चाहें तो कुछ ऐसे, ये देखो ऐसे होती है सोलेनॉइड। अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना वो अंदर वाली साइड पर काफी स्ट्रांग होती है, बाहर इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, यानी अंदर वाली साइड पे यूनिफॉर्म भी होती है। अब आपको पता है कि जब हमने सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होती है ना डायरेक्शन, तो उसके लिए भी राइट हैंड का यूज करते हैं, लेकिन वो वायर के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और जो बाहर वाली साइड पे होती है आपको पता है कि हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, बाहर इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। ये नॉर्थ और ये साउथ, और यहाँ पर भी ऐसे, लेकिन अंदर जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो इस वजह से बाहर वाली को हम निगलेक्ट कर देते हैं। अच्छा खैर, तो ये आपके पास सोलेनॉइड तो बन गया। अब बच्चे बात ये है कि अगर आपके पास सोलेनॉइड हो, उसके अंदर करंट हो, तो आपको पता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराता है, और इतनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होती है कि ये बार मैग्नेट के तौर पर बिहेव करता है, और इसी वजह से हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं।
तो अगर आपने ये देखना हो कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आप करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल करोगे, करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल करोगे, और ये जो अंगूठा होगा ये आपको बताएगा कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में। यानी अगर आपका करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, सही है। और अगर आपका करंट ऐसे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अब जो करंट होता है ना मैग्नेटिक फील्ड की तरह से, उसकी भी शो करने की एक कन्वेंशन होती है। जो आउट ऑफ द पेज होता है उसको दिखाने के लिए हम डॉट यूज करते हैं, और इनटू द पेज जो होता है उसको दिखाने के लिए हम क्रॉस यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो आपको डायग्राम दी हुई है ना, उसके अंदर कुछ ऐसी है ये, यानी यहाँ पर डॉट्स बने हुए हैं, यानी यहाँ से करंट बाहर की तरफ, और इधर वाली साइड पे क्रॉस बने हुए हैं, ठीक है। यानी करंट जो है वो यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये वाला इसका नॉर्थ पोल होगा। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कुछ ऐसी होगी, ऐसी। अच्छा, अब आपने ये देखना है, बाहर वाली को तो निगलेक्ट कर दिया, तो इस यहाँ पर भी आपने अगर सॉलिनॉइड आपके पास हो तो यहाँ पर उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा। तो उसके लिए हम फिर से वही काम करेंगे जो हमने वायर के लिए किया था। क्या किया था कि सबसे पहले हम एक अम्पेरियन जो सरफेस है, अम्पेरियन सरफेस में उसको बोलूँगी अब, वो कंसीडर करेंगे, ठीक है। और वो इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर करेंगे। देखो बच्चे कैसे, कि ये समझो आपके पास स्क्वायर है ऐसे। अब इसकी जो साइड्स हैं इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी, और आपको पता है लेंथ भी कह देते हैं इसको L1, L2, L3, सही है। जैसे मैं इसको L1 बोल देती हूँ, इसको L2 बोल देती हूँ, इसको L3 और इसको L4। अब बारी बारी अब हम सारी लेंथ में से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे और बाद में उनको जमा कर देंगे, ऐसे ही होगा। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि सबसे पहले लेंथ L में से फाइंड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू L1। अब L1 में से तो मैग्नेटिक फील्ड है ही है, इन दो में से भी है, लेकिन यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। तो अब हम बारी बारी इन सारी साइड्स पर क्या करेंगे, अम्पेयर लॉ लगा देंगे, ठीक है। अम्पेयर लॉ कैसे लगेगा, देखो B डॉट डेल L1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड, ऐसे होगा। तो यहाँ पर तो क्या होगा, यानी B डॉट डेल L अगर हम फाइंड करना चाहें तो यहाँ पर तो जीरो है एंगल, ठीक है। लेंथ की डायरेक्शन भी ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है, तो यहाँ पर B डॉट डेल L आ जाएगा, कॉज जीरो, और ये आ गया आपके पास B डेल L1, और ये आप इसको आपने L1 बोला हुआ था, ये डेल्टा पता नहीं मैं क्यों लिख देती हूँ। अब आप इसमें से इसके ऊपर भी अम्पेयर लॉ लगा दो। अब ये एंगल कितना है, 90 का, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, लेंथ इस डायरेक्शन में है, तो थ्रो L2, तो B डॉट डेल L2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, B डेल L2 और साथ में cos 90, और ये हो गया जीरो, इसमें से भी जीरो हो जाएगा इसी तरह से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, थ्रो L3 भी जीरो, सॉरी L4, क्योंकि इसके अंदर तो फील्ड लाइंस ही नहीं है, सिर्फ B जीरो हो गया। अब यहाँ पर
क्योंकि ये 90 के एंगल पे है तो इसलिए भी 0। तो इन सब में 0 हो गया। जब आप इनको सम करोगे, समेशन लगाओगे, बी, ओके, बी डॉट डेल एल बराबर होता है म्यू नॉट आई इनसाइड, इसी के बराबर होता है ना। अब ये समेशन जब आप लगानी है, आपके पास 4 थे, बी डॉट डेल एल 1 प्लस बी डॉट डेल एल 2 प्लस बी डॉट डेल्टा एल 3 प्लस बी डॉट डेल्टा एल 4 इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। ये तो कितना आया था, बी एल 1, ठीक है, और ये सारे 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब ये आपके पास कितना हो गया, यानी बी यानी लेंथ एल म्यू नॉट 0 आई सॉरी। अब करंट इनसाइड कितना है उसका तो हमें नहीं पता। तो बच्चे देखो, हम कहते हैं कि अगर ये आपके पास सोलेनॉइड है और इसके पास n लूप्स हैं, टोटल कितने हैं, बड़ा वाला n, टोटल लूप्स ऑफ सोलेनॉइड कितने हैं, n, ओके। तो क्या हो कि नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ किसके, यानी n को अगर हम कह दें नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ, वो है आपके पास कितने, n, यानी टोटल जो लूप्स है वो है n, बड़ा वाला n, और जो नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ है वो है छोटा n। तो नंबर ऑफ लूप्स कितने, n, टोटल लेंथ कितनी है, l इक्वल टू n, सही है। तो अगर आपने टोटल निकालने हैं तो ये आपके पास n l हो गया। अब मेरी एक और बात सुनो, हम कहते हैं कि एक लूप के अंदर I करंट है, सही है, वन लूप हैज करंट, यानी एक लूप के अंदर जो करंट है वो है I। 2 लूप्स के अंदर कितना होगा, 2I। 3 लूप्स के अंदर कितना होगा, 3I। और टोटल लूप्स कितनी है, NL, ठीक है। तो NL लूप्स में से कितना होगा, NLI, ठीक है, समझ आ गई। तो इसका मतलब है कि इस पूरी सोलेनॉइड के अंदर NL लूप्स थी और NL लूप्स में टोटल करंट कितना था, NLI। तो इस I की जगह पे करंट इनसाइड जो है उसकी जगह पे NLI लगा दो, तो BL1 यानी L ही लगा लो, म्यू नॉट NLI। और अगर आपने B निकालनी है तो क्या होगा, L से L कैंसिल आउट हो गया, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ये आपके पास सोलेनॉइड के लिए वैल्यू आ गई है। अब आपने करना क्या है, अच्छा सोलेनॉइड के लिए तो आ गई है, न्यूमेरिकल्स भी हम इसके करेंगे इंशाल्लाह, पहले इसी के कर लेते हैं, बाद में हम तार पे जाएंगे, मतलब वायर पे जाएंगे, ठीक है, जिसका न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है। तो बच्चे सबसे पहले तो आपके पास एग्जांपल है, वो कह रहे हैं एक सोलेनॉइड है, उसकी लेंथ है जी, यानी एक सोलेनॉइड है आपके पास इस तरह से, कह रहे हैं इसकी लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है, यानी टोटल लेंथ उसकी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, यानी ये कितना हो गया, 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर। अच्छा, कह रहे हैं इसके टोटल टर्न्स जो हैं वो 300 हैं, यानी टोटल n आपको दिया हुआ है 300। कह रहे हैं जी इसके अंदर से करंट पास करता है 5 एम्पेयर का, ओके। तो इसकी मैग्नीट्यूड बताइए कि सोलेनॉइड के अंदर कितनी होगी। अब म्यू का तो आपको पता ही है, वो होता है
4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, राइट। फार्मूला आप लगा देते हैं सीधा सीधा ही। फार्मूला होता है आपके पास B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब ये एन नहीं है, आपको पता है किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के, यानी म्यू है आपके पास 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 वेबर पर मीटर पर एम्पेयर, सही है। एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास 300 है, लेंथ है आपके पास कितनी 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मीटर, और आई है आपके पास 5 एम्पेयर। तो एम्पेयर से एम्पेयर गया, मीटर से मीटर गया, और सॉरी मीटर से मीटर नहीं जाएगा, ये मीटर ऊपर जाके -2 हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये आपके पास हो गया B इज इक्वल टू 5 3 पर 15 300 बार, और ये आपके पास हो गया 400 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7, और ये ऊपर जाके +2 वेबर, और ये मीटर पर मीटर पर मीटर, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। यानी ये आपने कैलकुलेटर से अब कर लेना है 400 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 टेस्ला। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। अब अगला जो न्यूमेरिकल है आपका, वो है कह रहे हैं जी 14.6। कहते हैं जी आपको कहा जाता है कि एक सोलेनॉइड बनाइए जो आपको मैग्नेटिक फील्ड दे 0.10 टेस्ला की, 0.10 टेस्ला की आपको मैग्नेटिक फील्ड दे। कह रहे करंट जो है वो 10 एम्पेयर से बढ़ना नहीं चाहिए, यानी आई आपके पास कितना है 10 एम्पेयर। कह रहे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपने फाइंड करना है। और म्यू आपको पता ही है कितना होता है, म्यू नॉट 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 वेबर पर मीटर पर एम्पेयर। अब आपने इसको सॉल्व करना है, आसानी है। क्या होता है फार्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। B आपको बताया हुआ है 0.10 टेस्ला, म्यू नॉट है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 वेबर पर मीटर पर एम्पेयर। एन आपने फाइंड करना है, करंट आपको बताया हुआ है 10 एम्पेयर। ओके 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 ओके, ये आ गया आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 टेस्ला। ये 10 नीचे आके डिवाइड हो गया, और ये मल्टीप्लाई बाय 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7, 10 से 10 गया, तो ये n आपके पास आ गया कितना 1/4 पाई, और ये ऊपर जाके प्लस हो गया 10⁻⁵। तो इसको आप कैलकुलेटर से कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। अब इससे अगला क्वेश्चन जो है, कह रहे एक सोलेनॉइड है वो 5 मीटर लंबी है, ये है वो सोलेनॉइड, उसकी लेंथ जो है वो 5 मीटर है। कह रहे हैं जी उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं कॉपर वायर के वो है 10,000, टोटल दिए हुए हैं आपको 10,000। अब आपसे कहा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर होनी चाहिए 0.4 टेस्ला की। तो आप हमें बताइए कि इसके अंदर हम करंट कितना छोड़ें। तो फार्मूला वही लगेगा जो हमेशा से लगता आया है, वो क्या है B इज इक्वल टू
म्यू नॉट एन आई, और ये एन क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो बी आपके पास है 0.4 टेस्ला। म्यू नॉट है आपके पास 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷, सही है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ये, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर, यानी 10,000/5, और करंट आपने फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 टेस्ला, 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 2 3 4 4, ओके, तो 4 से 4 गया, ये हो गया आपके पास 5/पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻, ये ऊपर जाके माइनस हो गया, -5 एम्पेयर। इसको भी फोर्स आपने किससे करना है भला, कैलकुलेटर से खुद। आई होप कि आपके आंसर सही आ जाएं। ओके, तो यहाँ पर आपके सोलिनॉइड वाले क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स हो गए। अब आपने बेटा करना ये है कि अगर आपके पास इनफाइनाइट वायर हो, मैं फिर बता दूं कि ये आपकी बुक में टॉपिक तो नहीं है, फॉर्मूला ड्राइव नहीं कराया हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने न्यूमेरिकल दे दिया है, जो है आपका न्यूमेरिकल नंबर 14.5, ठीक है। एक पावर लाइन है, 10 मीटर लंबी है और हाइट पर है, तो बताइए उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो उसको करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने शुरू में पढ़ा है, जैसे आपने वो प्रूव किया है। तो समझो आपके पास ये इनफाइनाइट वायर है, ओके, ये पॉइंट पी है, इसके इर्द गिर्द आपने इस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो आप हमेशा की तरह यहाँ पर अम्पेयरिंग सरफेस ड्रा करोगे इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से, उसको समझ लो r, सही है। अब आपने क्या करना है, अब आपको पता है कि ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपने छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया, तो समेशन बी डॉट, यानी अगर इतना इतना ही डेल्टा एल हो, ओके, तो ये डेल्टा एल हो गया 1, ये डेल्टा एल 2 हो गया, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है। तो आपने समेशन इसकी करनी है, ठीक है, और वो बराबर होगी किसके, म्यू नॉट आई इनसाइड के। अब जब आप इसकी समेशन करोगे तो बी तो टोटली आ जाएगा, सही है, और साथ में क्या होगा कि ये वाला जो होगा, ये टोटल लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी, 2πr, 2πr, क्योंकि ये सर्कल है ना, और सर्कल का ये जो पूरी लेंथ होती है, अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊंगा आपको, तो ये पूरा सर्कमफेरेंस होता है, और इसका फार्मूला 2πr ही होता है ना, तो हम यहाँ पे 2πr लिख देते हैं, म्यू नॉट आई। अब देखो बेटा, आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो भी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना है, 0, सही है, ये तो 2π है ना, तो कांस्टेंट बाहर निकल गया है, तो एंगल 0 है, तो इस वजह से मैंने ये डॉट खत्म कर दिया है, 2πr म्यू नॉट आई, ओके। तो ये बी आपने लेना है, तो म्यू नॉट बाई 2π, और साथ में ये आई बाय आर, और आर ये जो है जिस पॉइंट पर आपने लेना है तार से उतना फासला, और वही वाला न्यूमेरिकल जो आपको बुक में दिया हुआ है वो हम फटाफट कर लेते हैं, यहीं पे फार्मूला में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखो उन्होंने आपसे कहा हुआ है जी, मुझे एक दफ़ा निकाल लेने दो इसको, क्या कहते हैं जी, एक पावर लाइन है, कहते हैं ये पावर लाइन जा रही है, कह रही है ज़मीन से इसके अंदर जी करंट कितना है, 200 एम्पेयर का, यानी करंट है इसके अंदर 200 एम्पेयर का, और ज़मीन से इसका फासला जो है
वो है 10 मीटर। तो आपने हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड ज़मीन के ऊपर कितनी होगी, यानी अगर ये ज़मीन है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो वैल्यूज़ पुट कर लो बेटा, सिंपली 2 ही चीज़ों की ज़रूरत थी, दोनों ही आपको बता दी हैं उन्होंने। सही है, म्यू नॉट की जगह पे आपने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है 2 पाई, और आई की वैल्यू कितनी है 200 एम्पेयर, और आर की वैल्यू कितनी है 10 मीटर। बस इसमें वैल्यूज़ पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। होप सो कि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो एम्पेयर लॉ का क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑफ कोर्स आप अपना ख्याल रख ही लोगे ना, नहीं भी रखना तो भी रखना, दिल नहीं चाह रहा तो भी रखना, क्योंकि कभी कभी इंसान हो जाता है ऐसा कि उसका दिल नहीं चाह रहा होता खुद का ख्याल रखने को, बट योर मॉम डैड डिजर्व योर बेस्ट वर्जन। ओके, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।